नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमबल पर, प्रस्तावना पर। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वह है प्रस्तावना। आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे साथियों, प्रेमबल पर चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था साथियों। हम प्रेमबल पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे कार्यशील उद्देशिका भी कहा जाता है। जरा देखिए, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना वर्तमान संविधान की प्रस्तावना साथियों इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है साथियों, जो हम प्रेमबल पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरा देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को साथियों स्वीकार किया। 22 जनवरी, जरा देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को साथियों संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव के उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा। ये भी नोट कीजिए जरा। संविधान सभा के सदस्य साथियों संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में पढ़ा, उर्दू अनुवाद किया, यानी उर्दू में पढ़ा। इसका अनुवाद है जो उर्दू के अंदर इन्होंने अनुवाद किया। किन्होंने? मोहनलाल सक्सेना ने। अब जरा देखिए, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया साथियों। जरा देखिए, 17 अक्टूबर 1949 द्वारा संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। 17 अक्टूबर 1949 संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया साथी। आगे देखिए, नोट कर लिए आप, जरा देखिए, ये प्रस्तावना साथियों हमारे संविधान का दर्शन है। सब बात इसी से अंकित हो जाती है। तो हम चर्चा कर रहे थे भाई, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना साथियों लागू हुई। जरा देखिए, 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान
की प्रस्तावना साथियों लागू हुई। 26 जनवरी 1950 को साथियों संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को लागू किया गया। अब जरा देखिए, बेरूवारीवाद 1960 के मामले में ये निर्णय दिया गया। बेरूवारीवाद 1960 के मामले यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जरा देखिए साथियों, बेरूवारीवाद 1960 के मामले में निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जबकि जरा देखिए, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम साथियों केरल राज्य ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। 1960 का बेरूवारीवाद में निर्णय दिया गया था कि साथियों प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है साथियों संविधान का भाग है और इसमें आप संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में साथियों जरा हम देखें तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे साथियों। तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में साथियों केवल एक बार संशोधन किया गया है और वह 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा और हमारी जो प्रस्तावना है साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो जरा शब्द देखिए वो कौन कौन से हैं, इसको नोट कर लो आप, फिर आगे नोट करते हैं। 3 शब्द साथियों जोड़े गए, समाजवादी, नोट कीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो एक बार संशोधन किया गया। तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में साथियों जरा देखिए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए साथियों, कौन कौन से जरा देखिए। पहला जो शब्द जोड़ा गया वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष साथियों, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया अखंडता। इस प्रकार साथियों 3 शब्द जोड़े गए अखंडता। तो ये 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे। अब जरा आगे देखिए, प्रस्तावना हम चर्चा कर रहे थे। प्रस्तावना को देखने से हमें निम्न बात स्पष्ट होती है साथियों। जैसे हम किसी भी की प्रस्तावना को देखते हैं साथियों, इस प्रस्तावना को देखने में हमें 3 चीज स्पष्ट होती है साथियों। जरा देखिए, संविधान
का स्रोत क्या है। अगर हम इस प्रस्तावना को साथियों हम देखते हैं तो हमें इसमें पहली जो बात आती है वो है कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत क्या है साथियों। दूसरी ये चीज हमें आती है कि सरकार का नेचर कैसा है साथियों। दूसरी बात निकल कर आती है वो आती है सरकार का नेचर, यानी सरकार की प्रकृति की बात आती है, यानी सरकार की प्रकृति कैसी है। और साथियों जो तीसरी बात निकल कर आती है वो आती है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान के उद्देश्य क्या है। एक बात ये निकल कर आती है कि जो संविधान है इस संविधान का उद्देश्य क्या है साथियों, क्या है। और एक लास्ट में फोर जो चौथी बात वो निकल के आई साथियों वो है इसको लागू करने की तिथि की बात आती है साथियों। भाई लागू कब होती, लागू करने की तिथि। तो प्रस्तावना के बारे में हम देखते हैं तो इससे इसका मालूम चलता है साथियों कि इसका स्रोत क्या है, इसकी जो प्रकृति है सरकार की साथियों वो कैसी है, इसके उद्देश्य क्या है और इसको लागू करने की जो तिथि है उसके बारे में साथियों हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में के बारे में हम चर्चा करें साथियों तो पहला जो प्रश्न है कि संविधान का स्रोत क्या है, तो इसका जो पहले ही आंसर आता है साथियों फर्स्ट क्वेश्चन का इसी का कि संविधान का स्रोत क्या है साथियों। तो इसका आंसर है संविधान का स्रोत क्या है, जनता है साथियों। ये जनता संविधान का स्रोत है साथियों। दूसरी बात अगर हम देखें, देखो जरा ये देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि साहब जनता आपने कैसे कह दिया। तो प्रस्तावना में हम देखते साथियों हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख है। इस शब्दावली से दो बातें स्पष्ट होती है साथियों। प्रस्तावना की अगर हम शब्दावली पढ़ते हैं साथियों तो प्रस्तावना की शब्दावली में हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, क्या साथियों, हम भारत के लोग जैसी शब्दावलियां इसमें उल्लेख है। तो इस शब्दावली को स्पष्ट करने से दो बातें होती है। तो क्या संविधान का स्रोत क्या है साथियों, जनता है और भारत में जनता सर्वोच्च है। एक तो संविधान का जो स्रोत है वो जनता है और जनता सर्वोच्च है। दो चीज, जनता सर्वोच्च है और संविधान का स्रोत जनता है साथियों। इस बात का हमें इसमें होता है। और दूसरी अगर हम बात करें साथियों दूसरे प्रश्न की यानी सरकार की प्रकृति की नेचर की बात करें तो प्रस्तावना को देखने से हमें राज्य का स्वरूप स्पष्ट होता है साथियों। यानी कि इसको देखने से हमें राज्य का जो स्वरूप है वो स्पष्ट होता है। राज्य का स्वरूप कैसा है साथियों ये स्पष्ट होता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुत्व संपन्न भारत आंतरिक और बाह्य मामलों से, जरा हम देखिए इसका स्वरूप की बात करें तो पहला आ जाता है प्रभुत्व संपन्न साथियों। प्रभुत्व संपन्न की बात करें हम साथियों तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है। यानी कि भारत की विदेश नीति साथियों पूर्णतः स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व की बात करें हम तो इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वयं डिसीजन लेता है साथियों। भारत की विदेश नीति पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा शब्द की हम बात करें तो वह है साथियों समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी अगर साथियों हम शब्द की बात करें तो समाजवादी जो शब्द है इसका उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो समाजवादी का मतलब हुआ साथियों संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। किसका हुआ साथियों, कि जो संसाधन है इन संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण, समाजवादी से तात्पर्य राज्यों का नियंत्रण। यानी कि 1991 में, हालांकि ये जो बात है वो इतनी प्रतीत नहीं होती दे रहा। देखिए 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति ने अपनाने के बाद जो समाजवादी जो शब्दावली है ये शब्द अप्रासंगिक सा होता प्रतीत आ रहा। 1991 की जो कॉन्सेप्ट आया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद हम देखा जाए साथियों तो ये बात आती है। तो एक तो प्रभुत्व संपन्न पे चर्चा की हमने, दूसरा हमने समाजवादी पर चर्चा की। एक तो प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी भी चर्चा की। तीसरा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें साथियों तो वह पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो शब्द देखें तो वो क्या है साथियों, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य साथियों ये होता है
पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य साथियों होते हैं राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य इनको समान दृष्टि से देखता है, सभी धर्म समान है, राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। कहने का तात्पर्य न तो राज्य धर्म का विरोधी है, न ही राज्य की तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है। ना तो राज्य किसी धर्म का विरोधी है और न ही राज्य तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है। धन्यवाद साथियों, आगे की क्लास में फिर मिलेंगे।